देखो बच्चों, कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 5 सालों में आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को कर लें। ये वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान है, सत्य न सत्य है, इनको आप हल कर लें तो इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है सही विकल्प। ये प्रश्न दिया है अपने को, इसके 4 उत्तर दिए हैं, अ, व, स, ध। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 7 है। तो आप देखें इनमें से सबका योग 25 आ रहा है। 20 5 25, 18 7 25, 15 25, 9 16 25। लेकिन इसमें अंतर, इसका अंतर 15 आ रहा है, इसका अंतर 9 आ रहा है, और तो इसका अंतर 5 है। 15 से जाएंगे 5, तो ये वाला उत्तर सही है। अब इसके बाद के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। हालांकि इस तरह के प्रश्न अपनी पुस्तक में नहीं दिए हैं, इस वर्ष पहले थे। मैं आपको इसका हल करके बता देता हूँ। क्या लिखा है, ये अपने को 2 समीकरण दिए हैं और इनका कोई हल नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो, ये अपने को 2 समीकरण दिए हैं, तो यहाँ से कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। यहाँ से a1 b1 c1 का मान यहाँ पे रख दो, a2 b2 c2 का मान यहाँ पे रख दो। तो a1 का मान k और a2 का मान 3, तो ये लिखता है k बटे 3 बराबर 2 बटे 1। यहाँ से b2 का मान 1 आएगा और बराबर नहीं c1 बटे c2, तो 5 और 1 ये इसके मान है। तो देखो, ये 2 और ये 5 ये बराबर नहीं है, हमको k का मान निकालना है। तो इन दोनों अनुपातों को लेंगे। तो यहाँ से हमको k क्या मिलेगा, k बराबर और 3 गुणा 2 तो 6 मिलेगा। तो इसलिए इसके अंदर ये जो उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। अगला प्रश्न है, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये 45 डिग्री होगा। क्योंकि जब छाया की लंबाई और ऊंचाई समान होने के बाद लंब और आधार बराबर, तो ये कोण कितने का? 45 डिग्री का। मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये ऊंचाई है, ये छाया है, ये लंब है, ये आधार, ये बराबर है, तो उस समय ये जो कोण होता है उन्नयन कोण, ये कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। फिर अभी ये अपने को करना नहीं है, हालांकि अपने 9th में किए हैं एक, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक के बाद आएगा। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। फिर उसके बाद निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? इसमें जो अंक सबसे अधिक बार आया है, तो इसमें 15 की आवृत्ति सबसे अधिक है, 15 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा? 15 होगा। फिर उसके बाद ये दिया अपने को, इसमें बताना है कि अनंत हल का प्रतिबंध। अपने को 2 समीकरण दिए हैं, तो इसमें अनंत हल का प्रतिबंध क्या है? ये जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये इस तरह के प्रश्न, 3 तरह के प्रश्न, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, ये तो जरूर आते हैं परीक्षा में, 1 नंबर जरूर आएगा। तो यहाँ पे 2 संख्याओं के योग 40 और अंतर 20 है, तब संख्या क्या होंगी? तो अंक संख्याओं का योग 40, तो आप देखेंगे सबका योग 40 हो रहा है, लेकिन अंतर 20 होना चाहिए। तो इसमें से इनका अंतर 20 आ रहा है, 30 में से तक जाएंगे 20, तो ये हमारा उत्तर सही होगा। फिर उसके बाद ax वर्ग bx प्लस c, ये बहुपद है, इसके शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b बटे ए। अगर यहाँ लिखा होता है शून्यकों का गुणा, तो क्या आता है? c बटे ए आता है। तो बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b बटे ए, गुणा क्या होता है? c बटे ए। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। फिर एक सिक्के को उछालने पे चलाने की प्रायिकता वही 1/2। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये जोड़ियां हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, इसका संबंध इससे होगा। और टेन वर्ग थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक वर्ग थीटा, इसका संबंध इससे होगा। फिर कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा, इन दोनों का गुणा 1 होता है, तो इसका संबंध इससे होगा। अर्धवृत्त में बने कोण की माप कितनी होती है? समकोण होती है या 90 डिग्री होती है। तो समकोण नहीं दिया, इसमें 90 डिग्री लिखा है, तो इसका संबंध इससे होगा।
किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये जीवा होगी, जीवा है, व्यास भी है, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। अब 1 माइनस साइन वर्ग थीटा का संबंध किससे होता है? कोस वर्ग थीटा से होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2 होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। साइन वर्ग 25 प्लस कोस वर्ग 25 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। और सेक वर्ग थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये टेन वर्ग थीटा के बराबर होता है, तो ये होता है। देखो हमको परीक्षा में क्या करना है, जब जोड़ियाँ आती है तो ये जोड़ियाँ हम इसके साथ ऐसे ऐसे लिख दें, और इसके सामने जो भी मान सही है वो उसके सामने लिख देंगे। जैसे मान लो ये लिख दिया पहले। अब 1 माइनस साइन वर्ग थीटा का मान क्या होता है? कोस वर्ग थीटा होता है, तो हम इसको इसके सामने लिख दें। अगला देखते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा के बराबर होता है, तो इसका संबंध इससे है। वर्गमूल 1 माइनस कोस वर्ग क्या होता है? साइन वर्ग थीटा होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा और 1 होता है, तो यहाँ से इसको अपन उधर ले गए, कोस वर्ग को उधर ले जाओ, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? साइन वर्ग। तो साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। अब यहाँ से अगर अपन यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? वर्गमूल थीटा। तो इस जगह साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। तो देखो 1 माइनस वर्गमूल 1 माइनस कोस वर्ग थीटा क्या होगा? साइन थीटा के बराबर हो गया। तो इसका इसलिए यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा? साइन थीटा से होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये थीटा लिखा है, ये संकेत है कोण का। अब थीटा ए हो, बी हो, सी हो, तो उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसी प्रकार कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है? ये कोट वर्ग थीटा के बराबर होता है। इसका संबंध इससे है। 1/कोट क्या होता है? टेन होता है, तो ये लिखा है यहाँ पे। अब देखो 1/कोट जो है वो साइन बटे कोस के बराबर भी होता है। चूंकि यहाँ पे साइन बटे कोस लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका संबंध टेन से होगा, ये टेन। फिर कोस बटे साइन क्या होता है? ये कोट थीटा होता है। इसी प्रकार आप देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। वर्गमूल सेक वर्ग थीटा माइनस 1 क्या होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। और साइन 25 माइनस कोस 35 ये 0 के बराबर होगा। हालांकि ये पूरक कोण से संबंधित है, अभी परीक्षा में नहीं आना चाहिए। फिर सेक थीटा बटे टेन थीटा है, इसको हम हल करेंगे तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। ये सेक थीटा को अपन 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और 1/tan थीटा को इसको अपन cos थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये cos से cos कट जाएगा, तो 1/sin बचेगा। तो 1/sin क्या होता है? cosec थीटा के बराबर होता है, तो इसका संबंध इससे होगा। इसी बार वर्गमूल 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बटे साइन थीटा, तो इसको अपन ऐसा अपन लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा होता है कोस वर्ग थीटा। किसके बराबर होता है? कोस वर्ग थीटा बटे साइन थीटा, ये लिखा है। और कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है? कोट होता है, तो ये रहा। तो इसका संबंध किससे होगा? इससे होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1/tan वर्ग थीटा का संबंध किससे होता है? सेक वर्ग से होता है। और कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 का संबंध क्या होगा? कोट वर्ग थीटा से होगा। और tan 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा होता है। और कोसेक 60 ये हो जाएगा 2/√3। और सेक वर्ग 3 थीटा माइनस tan वर्ग 3 थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका संबंध इससे रहा है। और आगे देखते हैं, ये जो प्रश्न हैं पिछले 4-5 वर्षों में परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको हल करवा रहा हूँ कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पिछले सालों के जो पेपर हैं, वार्षिक के, तिमाही के, अर्धवार्षिक, ये उनमें से छांट के मैंने लिखे हैं। फिर वर्ग समीकरण a² प्लस c बराबर 0 का विभक्तिकर क्या होगा? b² माइनस 4ac। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये अभी अपने इसमें नहीं है, इस वर्ष नहीं, पहले था किताब में। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जैसे देखो ये घनाभ है माचिस, तो इसमें 6 सतह हैं, एक ये, एक नीचे
और 4 खड़ी, 1 2 3 4, तो 4 खड़ी, एक ऊपर एक नीचे। तो किसी भी घनाभ के आकार का जो कमरा होता है उसमें 6 सतह होती हैं, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। तो इस पर घनाभ में 6 सतह होती है ना। तो घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। फलक, पृष्ठ, सतह एक ही बात होती है। समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, अभी बताया था मैंने। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। अगर घात 1 होती है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, मैंने एक बिंदु ये ले लिया, मैंने एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है, दो बिंदु को मिला दिया, तो ये एक जीवा हो गई। जीवा ये भी हो सकती है, एक वृत्त ये ले, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु इसको मिला, तो ये भी जीवा है, ठीक है। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। फिर सत्य असत्य, दो वृत्तों की त्रिज्या सर्वांग सम हो, त्रिज्या समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं। हाँ, सत्य है, बिल्कुल। जैसे साइकिल के दो पहिए ले लो, साइकिल के दो पहिए क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, उनकी त्रिज्या बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शिका समान होती है क्या? ये कथन असत्य है, क्योंकि देखो ये वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु ये है, यहाँ से मैंने इसके ऊपर स्पर्श रेखाखंड खींचा और यहाँ से खींचा, तो इस पर रेखाखंडों की लंबाई बराबर होती है ना। तो इसमें क्या लिखा है? बराबर नहीं होती है, असमान होती है, तो इसलिए ये कथन सत्य है। अगर मैं बिंदु यहाँ पे ले लूँ तो इससे एक स्पर्शिका ये आएगी, ये स्पर्शिका ये आएगी, तो ये बराबर होती है, भले आपको चित्र में नहीं दिखें। कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 1 धन कोट थीटा, ये जो है कथन सत्य है। फिर साइन 12 कोस 18 प्लस कोस 12 साइन 78 का मान 2 होता है? नहीं होता है, इसका मान 1 होता है। तो 2 लिखा है तो ये कथन असत्य हो गया। फिर उसके बाद एक सिक्के को उछालने पर चित्ताने की प्रायिकता 1 होती है, असत्य। 1/2 होती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक से रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो है कथन सत्य है, एक भुजा के समांतर को रखी जाए, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कथन सत्य है। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य नहीं होती, ये कथन असत्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य 3 होता है। देखो कैसे, ये पहली 5 प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। अब देखो ये बीच में है तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 3 है, क्योंकि क्रम से है तो 3 है। हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सूत्र से? इन सबको जोड़ लो, जोड़ 15 आएगा। अब कितनी संख्या है? 5, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो, भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो वैसे भी देख लो। इसमें ये समीकरण में x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, है ना। y का मान देखते हैं, रख के देखो, यहाँ 2 1 कम 2 जाएंगे, 2 को दो 3, तो y बराबर आएगा 3/2। y का मान कितना होगा? 3/2। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये सही है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, नहीं हो सकती, अधिक से 1 होती है, तो ये जो कथन गलत है। वर्ग समीकरण के मूलों का योग, तो वर्ग समीकरण के मूलों का योग क्या होता है? -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस लेगा, b का मान कितना है? b का मान 4 है, a का मान 2 है, तो इसको हल करेंगे 4/2, तो 2 आएगा और माइनस ये आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखो हमको ये हल करके नहीं बताना, लेकिन हमको जैसे मैं हल कर रहा हूँ ऐसे आपको रफ काम में हल करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको मालूम होना चाहिए कि मूलों का योग -b/a होता है और गुणा c/a होता है। अब उसके बाद इनका समांतर माध्य, अब ये बताया था मैंने, समांतर माध्य कितना होगा? ये संख्या क्रम से है, ये बीच में आ रहा है तो इसका समांतर माध्य 6 होगा। अगर नहीं करना तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अभी आपको ये जोड़ के बताया था यहाँ से, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको जोड़ लो और 5 का भाग दे दो, है ना, तो आ जाएगा। फिर एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होता है? 3 और 1 होता है। बेलन और शंकु का आयतन 3 और 1 होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर शंकु पहले लिखा हो, बेलन बाद में लिखा हो, तो अनुपात 1 और 3 होगा। अब उसके निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। ये किस प्रमेय का कथन है? तो थेस प्रमेय का कथन है। किसी बाहरी बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है, नहीं होती, है ना। वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। हाँ सत्य है। 3 असमरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है, हाँ ये भी कथन सत्य है। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप इनको देख लें, ठीक है। वीडियो को रोक के और इसको आप देख लें, ये आपके बहुत काम है। ये सभी प्रश्न वो हैं जो पिछले वर्षों में पेपर में परीक्षा में आए हैं, तिमाही, वार्षिक, अर्धवार्षिक, इस तरह से। मैं अभी आपको इसके बाद और भी मुख्य मुख्य प्रश्न जो हैं वो हल करवाऊंगा, तो इससे आपको आप उसका लाभ उठाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।